हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? कंज्यूमर राइट्स, जो हमारा एनसीईआरटी की सीरीज है इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का फाइनल चैप्टर, वो हम कर रहे थे। कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, जो मैंने बताया था कि ना केवल एक स्टूडेंट होने के नाते, ना केवल एक एस्पिरेंट होने के नाते, बल्कि आप एक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप एक जनरल सिटीजन भी हो सकते हैं। सामान्य मानविकी के तहत आपको एक ये जानना जरूरी है कि एक उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या क्या अधिकार हैं। उसमें हमने पढ़ा था अब तक के चैप्टर में कि मार्केट प्लेस है, बाजार में जब आप एक उपभोक्ता के तहत होते हैं तो आपको किन किन अधिकारों के आपको वोलेशन होने के बारे में पता चलता है, किस किस तरीके से वोलेट होते हैं, किस किस तरीके से जो बिजनेसमैन हैं, सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं। वोलेशन होने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, किस तरीके से जो हमारे ग्राहक समूह है वो काम करते हैं। कंज्यूमर इंटरनेशनल जो यूएन की एक बॉडी है, अम्ब्रेला बॉडी है, वो किस तरीके से कंज्यूमर राइट्स पे गाइडलाइन जारी करती है। और कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमने राइट टू बी इन्फॉर्म पढ़ चुके हैं, जो कि आरटीआई में भी आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक जो एग्जाम्पल दिया गया था उसके तहत हमने देखा कि आरटीआई के तहत उसने अपनी जॉब को इंश्योर किया। जॉब में जो डिले हो रहा था, उसके रिजल्ट में जो डिले हो रहा था, उसका कारण जाना। साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि कैसे जब आपके एक कंज्यूमर होने के नाते आपको सर्विस या गुड अनसिक्योर्ड मिली, अनसेफ मिली, जो आपसे वादा किए गए थे वो नहीं मिले, किस तरीके से आप उसका कंपनसेशन ले सकते हैं, उसका मुआवजा ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल फोरम में जा सकते हैं आप उस अपने राइट को सुनिश्चित करने के लिए। अब हम शुरू करेंगे व्हेन द चॉइस इज जनरेटेड, जब आपको जो चीज़ें कही गई थी, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होते, वो आप किस तरीके से उसको इंश्योर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है रिफंड। इसमें देखेंगे Abirami, a student of Ansari Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute for professional courses in New Delhi. एक स्टूडेंट है अबिरामी, उसने अंसारी नगर में एक 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल कोर्स के लिए। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स ही पेड द फीस ऑफ 61,020 रुपीज। 61,000 रुपए के लगभग उसने पैसे जमा किए फीस के तौर पर। A lump sum for entire course of 2 years, 2 साल के पूरे कोर्स के लिए 61,000 रुपए फीस उसने जमा कर दी। However, she decided to opt out of the course at the end of 1 year as she found that the quality of teaching was not up to the mark. उसने देखा कि टीचिंग क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। जिस प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो गई थी उस तरीके से उसमें कुछ झोल पोल है या कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है उस प्रोफेशनल कोर्स की जितना उन्होंने चार्ज किया है। तो उसने 1 साल के बाद ही उस कोर्स को ऑप्ट करने से अपने आप का मन बना कि अब मैं इसमें फर्दर आगे नहीं जाऊंगी। व्हेन शी आस्क्ड फॉर अ रिफंड, जब उसने फीस का रिफंड मांगने की प्रयास किया, जो कि 2 साल के लिए उसने ऑलरेडी पेड कर दिया था 61,000 रुपए के लगभग, तो उन्हें 1 साल के लिए जो उसका रिफंड है वो उसने मना कर दिया। वो कंपनी ने, जो उसकी इंस्टीट्यूट था, वो रिफंड करने से उसको मना कर दिया गया। When she filed the case in district consumer court, इसके बाद जो अबिरामी है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू रिफंड 28,000 रुपीज, और कोर्ट ने निर्देश दिए उस इंस्टीट्यूट को 28,000 रुपए रिफंड करने के लिए। दैट शी हैड राइट टू चूज, कि उसके पास अधिकार है, चुनने का अधिकार है कि वो 1 साल तक पढ़े या 2 साल तक पढ़े। जब 2 साल की फीस आपको मिल गई थी, उसके बाद 1 साल तक उसने पढ़ाई की, तो 1 साल की फीस आपको रिफंड करनी पड़ेगी। आपने जनरली देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुए, उसमें चाहे आपके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम है, उसमें क्या एक पॉलिसी होती है, नो रिफंड पॉलिसी, कि अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया तो उनकी नीति है कि वो रिफंड नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो चाहे जितना भी कहें, आपका अधिकार है, आप एक ग्राहक हैं, आपके उपभोक्ता हैं किसी सर्विसेज के या गुड के, किसी सेवा या वस्तु के। अगर आपको लगता है कि ये वस्तु या कोई सेवा आपके हिसाब से वो क्वालिटी नहीं दे पा रही, वो गुणवत्ता नहीं दे पा रही, तो ये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये उस संस्थान का दायित्व है कि आपको रिफंड करे। और अगर आपको रिफंड नहीं करती तो आपका अधिकार है कि आप कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में, उपभोक्ता अदालत जो है उसमें उनके खिलाफ केस कर सकते हैं और मुआवजे की मांग कर सकते हैं। सॉरी, द इंस्टीट्यूट अगेन अपील इन द जो संस्थान था उसने क्या किया, अपील किया स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अबिरामी ने कंप्लेन फाइल की थी, इंस्टीट्यूट उस डायरेक्शन के खिलाफ गया, 28,000 रुपए देने के खिलाफ गया। कहां पे? स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्शन एंड फर्दर फाइन इंस्टीट्यूट 25,000 फॉर ए फ्रीवोलस अपील। अब
स्टेट का जो उपभोक्ता अदालत थी उसने क्या किया कि ना केवल जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट उसकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट था, उसके फैसले को माना, बल्कि एक गलत अपील करने के चलते 25,000 का जुर्माना भी इंस्टीट्यूट को लगा दिया। इट ऑल्सो डायरेक्टेड इंस्टीट्यूट टू पे 7,000 एज ए कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट। और क्या किया, 28,000 के साथ साथ 7,000 और अतिरिक्त मुआवजा देने को की बात की अभिरामी को, जिसमें उसका जो लिटिगेशन कॉस्ट है, जो केस वो लड़ी, उसके जो खर्च हुआ उसका पैसा, उसको देने के लिए 7,000 रुपए का मुआवजा और दिलाया गया। द स्टेट कमीशन ऑल्सो रेस्ट्रेन दैट ऑल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस दैट टू एट वन गो। और एक डायरेक्शन और दी कि कोई भी संस्थान, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही बार में 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसे नहीं लेगा। एनी वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इनवाइट पेनल्टीज। और अगर इस आदेश का अवमानना हुई, इस आदेश की अवमानना हुई, तो उसको पेनल्टीज भी देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। कमीशन ने ऐसा कहा। तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इससे यह समझते हैं कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी भी प्रकार के संस्थान में किसी सेवा को लेने जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा चार्ज नहीं कर सकता। जितनी वो सेवा देगा उतना उसको पैसा लेने का अधिकार है। मगर अगर उस सेवा के बारे में जो वादे किए गए हैं, उस क्वालिटी के बारे में अगर वादे किए गए हैं और वो क्वालिटी आपको नहीं मिली, तो आपको अधिकार है वो पैसे रिफंड कराने। कोर्ट भी ऐसा मानता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे स्टेट कोर्ट हो, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट हो। अगर हम बात करें, जो राज्य उपभोक्ता अदालत थी दिल्ली की, उन्होंने भी उस जिले की जो उपभोक्ता अदालत थी उसके फैसले को माना। ना केवल कंपनसेशन 28,000 को तो रखा ही, साथ जो 7,000 रुपये उसका जो कोर्ट की प्रोसीजरिंग में अभिरामी का खर्च हुआ वो भी दिलाया। और साथ ही साथ एक गलत एप्लीकेशन फाइल करने के चलते इंस्टीट्यूट के ऊपर 25,000 जुर्माना भी लगाया। What do you understand from this incident? Any consumer who receive a service in whatever capacity, कोई भी उपभोक्ता कोई सर्विस, कोई सेवा रिसीव करता है किसी भी कैपेसिटी में, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ द सर्विस, हैज राइट टू चूज। उसके पास चुनने का अधिकार है कि वो कितनी सेवा चाहता है, किस सर्विस को चाहता है, किस तरह की सर्विस वो उसको चाहिए, उसे चूज करने का अधिकार आपका है। एक उपभोक्ता होने के नाते वो चूज करने का अधिकार आपका है। कोई संस्थान डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या चुनेंगे। कोई संस्थान या कोई संगठन डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या सेवाएं चाहिए, वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव सर्विस। और ये भी चुनने का अधिकार आप ही का है कि आप उस सेवा को कब तक जारी रखते हैं। सपोज यू वांट टू बाय अ टूथपेस्ट, आपको एक टूथपेस्ट चाहिए, एंड शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश। और दुकानदार आपको बोलता है कि अगर आप टूथब्रश लेंगे तभी आपको टूथपेस्ट मिलेगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है ब्रश खरीदने में, हो सकता है आपके पास ब्रश हो, टूथब्रश आपके पास है, आपको चाहिए केवल टूथपेस्ट, तो कोई दुकानदार आपको दबाव नहीं डाल सकता कि आपको ब्रश के साथ में, टूथब्रश के साथ में वो टूथपेस्ट मिले। योर राइट टू चॉइस इज डिनाइड। इससे क्या जानने को मिलता है कि आपका जो चुनने का अधिकार था, आपको चाहिए था टूथपेस्ट, बट दुकानदार क्या दबाव डालता है कि आपको टूथब्रश भी लेना पड़ेगा, तो आपका राइट टू चॉइस क्या है, वो डिनाइड हुआ, उसका हनन हुआ। Similarly, sometimes gas supply dealer insist that you have to buy the stove from them. कई बार कोई गैस सप्लाई के जो एजेंसीज हैं अलग अलग इंडियन वगैरह, तो वो क्या करती हैं, आपके ऊपर दबाव डालती हैं कि जब आप एक गैस कनेक्शन लेंगे तो गैस कनेक्शन के साथ साथ आपको स्टोव भी उन्हीं के दुकान से, उन्हीं के फर्म से लेना पड़ेगा। When you take a new connection, जब भी आप न्यू कनेक्शन, in this way many a times you are forced to buy things that you may not wish to. कई बार आपको ऐसी चीजें खरीदनी पड़ती है जो आप चाह ही नहीं रहे थे, एंड यू लेफ्ट विद नो चॉइस, और आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। बट स्टिल अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, सेंटर की, नेशनल की, उसके पास आप जा सकते हैं, अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। मगर हर कोई नहीं करता, क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो अपने आप को एक वीक पोजिशन में पाता है। वो सोचता है कि पैसे खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा, बड़े बड़े वकील नहीं है उसके पास, तो उन सब शोषण का शिकार होने के वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती और उसको खरीदने में वो मजबूर होना पड़ता है। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ, आपको चॉइस नहीं मिली, आपके
एक सही जानकारी नहीं मिली उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कहाँ जाए, कहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, किस जगह, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए न्याय लेने के लिए? रीड अगेन द केस ऑफ रेजी मैथ्यू। रेजी मैथ्यू का आपने केस पढ़ा, एबिरामी का आपने केस पढ़ा, कहाँ गए थे वो? जब हम रेजी मैथ्यू का केस पढ़ते हैं तो वो कहाँ गए थे? स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। एबिरामी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, फिर स्टेट कोर्ट में गई। रेजी मैथ्यू पहले स्टेट कोर्ट में गए थे, उसके बाद फिर नेशनल कोर्ट में गए। स्टेट कोर्ट ने कहा था कि एविडेंस कमी है और नेशनल कोर्ट ने उस एविडेंस को सही माना और कंपेंसेशन दिलाई। एबिरामी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी, कंपेंसेशन की बात हुई, उसके बाद में उस फैसले को माना स्टेट कोर्ट ने भी, और उस कंपेंसेशन के अलावा जो लिटिगेशन कॉस्ट था वो भी उसको मिला। These are some examples in which consumers are denied their rights. ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जहां पे कंज्यूमर का अधिकारों का हनन हुआ, अवमानना हुई। Such instance अगर quite often in country, हमारे देश में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे अधिकारों का हनन होता रहता है। Where should these consumers go? इन ग्राहकों को जिनके अधिकारों का हनन हुआ है उनको कहाँ जाना चाहिए? Consumers have right to seek redressal. ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या अधिकार है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। अगर आपको क्षति हुई है उसकी पूर्ति का जो निवारण है, रिड्रेसल है, राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट किसके खिलाफ? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपके साथ हुई है, आपका शोषण हुआ है उपभोक्ता होने के नाते, तो आपको अधिकार है राइट टू सीक रिड्रेसल का। इफ एनी डैमेज इज डन टू कंज्यूमर को किसी भी हानि का सामना करना पड़ा उपभोक्ता को, सी हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन। उसके पास एक अधिकार है मुआवजा प्राप्त करने का। मुआवजा है तो मुआवजा, अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां पे लाइफ को भी हानि की गई तो वहां पे मैन्युफैक्चरर हो, सेलर हो, रिटेलर हो, उनको एक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो मानते नहीं है, बट जब कोर्ट में जाते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रूव किया जाता है, और प्रूव करने के बाद ना केवल मुआवजा, कई बार जेल का भी सामना उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन सेलर्स को करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज, ये डिपेंड करता है कि डैमेज किस डिग्री का है। देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एन एसे, देयर इज नीड टू प्रोवाइड एन इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम। एक आसान तरीका होना चाहिए पब्लिक सिस्टम का, ताकि वो लोग इजीली अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस कर सके। राइट टू सीक रिड्रेसल एक आसान तरीका होना चाहिए, ताकि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता अपने आप को असहाय महसूस ना करे, असमझ महसूस ना। द कंज्यूमर्स कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब ये जान सकते हैं कि कहां पे फाइल करेंगे। अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। जो हमारे जो उपभोक्ता सूचना अधिकार है, उपभोक्ता सूचना आयोग वगैरह है, उनके पास हम जा सकते हैं। हिज और हर ओन, विद और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर। इसमें आपको वकील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। You might be interested in knowing how a aggrieved person get his or her compensation. Let us take the case of प्रकाश। अगर हम प्रकाश का केस लेते हैं, he had sent a money order to his village for his daughter's marriage। अपनी बेटी की शादी के लिए उसने अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा। The money did not reach to his daughter at the time when she needed it and nor did it reach month later। जब उसको चाहिए थे, उसकी बेटी को जब चाहिए था, तब तो वो मिला ही नहीं, साथ ही साथ वो 1 महीने बाद तक भी नहीं मिला। प्रकाश ने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट, नई दिल्ली के जो जिला स्तर का जो उपभोक्ता न्यायालय था, उसमें उसने केस फाइल किया। ऑल द स्टेप ही अंडरटूक आर इलस्ट्रेटेड हियर। दीस डेज कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप कॉल्ड क्लास एक्शन सूट फाइल अ कंप्लेंट both physically or through internet and conduct the case through video conferencing। आजकल एक सुविधाएं क्या मिल रही है कि या तो कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो इंडिविजुअली केस फाइल कर ले, या वो एक ग्रुप में केस फाइल कर ले। फिजिकली भी केस फाइल कर सकता है और ऑनलाइन भी केस फाइल कर सकता है। देखते हैं प्रकाश ने किस तरीके से केस फाइल किया। इससे आपको समझने को मिलेगा कि अगर आपके राइट को हनन हुआ है, राइट का हनन हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको रिड्रेस कर सकते हैं। प्रकाश गोज टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। उसको मनी ऑर्डर भेजने के लिए गया। प्रकाश कम टू नो दैट मनी हैज नॉट रीच्ड टू हिज डॉटर। उसकी बेटी को मनी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। प्रकाश इंक्वायरी अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस के बारे में उसने इंक्वायरी की। पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल ऑर्डर रजिस्ट्री थी मनी ऑर्डर के लिए, उसके ऊपर उसने इंक्वायरी की, बट कोई जवाब उसको नहीं मिला।
द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्टरीली। एक सहमति प्रकाश को नहीं हुई उनके आंसर से। प्रकाश गोज टू लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। वो जो एक उनके नजदीकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल थी उसके पास वो सलाह के लिए गया, जो उपभोक्ता शिकायत केंद्र था। प्रकाश गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल ए केस। उसके बाद वो उपभोक्ता अदालत गए केस फाइल करने के लिए। ही फाइल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। अदर पार्टी क्या थी? पोस्ट ऑफिस थी। ही हिमसेल्फ प्लीड द केस इन द कोर्ट। उसको वकील की भी जरूरत नहीं थी, उसने खुद अपना केस लड़ा। द कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट। उसने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया। एंड हियर्स द आर्गुमेंट ऑफ द बोथ द एग्री पार्टी एंड द अदर पार्टी। जो एग्री पार्टी थे प्रकाश और जो अदर पार्टी थी पोस्ट ऑफिस, दोनों के उसने आर्गुमेंट सुने। द जज अनाउंस द कोर्ट वर्डिक्ट। और फिर जज जो थे कोर्ट के, उन्होंने फैसला सुनाया। आगे बढ़ते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जो हमारे उपभोक्ता आंदोलन थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे संगठनों की नींव डाली जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर फोरम हमारे पास एक है, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो उपभोक्ता सूचना की जो काउंसिल्स वगैरह हैं उनके बारे में, जो उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण की सलाह देती हैं कि अगर कोई उपभोक्ता का अधिकारों का हनन होता है किसी कंज्यूमर के, तो वो उस केस में क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं अपने अधिकारों का संरक्षण के लिए। दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केस इन कंज्यूमर कोर्ट। उसको गाइड करते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किस तरह हो सकता है। ऑन मैनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर इन कंज्यूमर कोर्ट्स। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among the people. ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे संगठन ना केवल ग्राहकों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बल्कि उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए सरकार उनको फाइनेंशियली मदद करती है। साथ ही साथ जो हमारे ग्राहक हैं उनको सलाह भी इस प्रकार के जो संगठन है वो देते हैं। इफ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस बोर्ड ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। आपने सुना होगा, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहां पे RWA होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसको बोलते हैं। इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट टू देयर मेंबर, अगर उनके सदस्यों के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हुई दिखती है, में मिलती है, कोई सूचना इस प्रकार की प्राप्त होती है, दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। वो उनके बिहाफ पे फिर केस लड़ते हैं। अंडर कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो हमने पढ़ा था, अ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी, एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के स्तर पे है, राज्य के स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर पे है। सेटअप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर, जो उनकी क्षतिपूर्ति है उसके निवारण के लिए, डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए, उपभोक्ताओं के डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए ऐसी अलग अलग जुडिशियल मशीनरी है, उसको स्थापित किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट के तहत। अगर हम जिला स्तर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू, अगर 1 करोड़ तक का क्लेम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। और जो नेशनल लेवल का जो कोर्ट है, कमीशन है, वो हर एक उस केस की जांच कर सकता है जिसमें क्लेम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का है। इफ ए केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर कोई केस जिला स्तर पर डिसमिस हो जाता है तो उसको फर्दर उसके लिए कहाँ जा सकता है? स्टेट में जा सकते हैं। अगर वहां भी वो डिसमिस हो जाता है तो कहाँ जा सकते हैं? नेशनल लेवल पे। Thus the act has enabled us as a consumer to have right to represent in the consumer courts। तो ये एक अलग राइट हमें क्या देता है? प्रतिनिधित्व का अधिकार, राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार हमें देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। अब 2 राइट हमें यहां से जानने को मिले। पहला राइट था राइट टू चॉइस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा राइट हमें मिला राइट टू चॉइस, चुनने का अधिकार। तीसरा राइट मिला राइट टू सीक रिड्रेसल। उसके लिए कहां जाते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल के कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट्स में। और कंज्यूमर कोर्ट्स में भी हमें क्या अधिकार मिला? राइट टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व का अधिकार। किसमें? कंज्यूमर कोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा भी होगा, टीवी में देखा होगा, जनरली एक एडवर्टाइज चलता है, जागो ग्राहक जागो। ये क्या है? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अवेयर करने का एक एडवर्टाइज है, जो
मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है वो चलाती है जनरली। अलग अलग संगठनों के द्वारा भी इसको चलाया जाता है कि किस तरीके से हम कंज्यूमर के राइट्स को बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह उनके थ्रू। और ये जागो ग्राहक जागो जो एक कैंपेन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको चलाती है। और ये क्या करता है, कंज्यूमर्स के राइट्स को, कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में अवेयर करता है कि क्या क्या राइट्स उनके पास है। और अगर कोई किसी कंज्यूमर, किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो वो कहां कहां जा सकता है अपने उन अधिकारों को रिड्रेस करने के लिए। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, किस तरीके से हम एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। When we as consumer become conscious about our rights, जब हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहते हैं, कब? Purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. अगर आप कोई वस्तु या किसी सेवा को खरीदने जाते हैं, तो आपको एक वेल इन्फॉर्म सिटीजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि आप अलग अलग अंतर कर सके किस चीज में, कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, आपके लिए क्या चीज सुटेबल है, क्या वो दे रहे हैं, उसमें आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप इन्फॉर्म होने चाहिए, एक इन्फॉर्म सिटीजन, जागरूक ग्राहक होने चाहिए आप। उससे आपको क्या फायदा होता है कि आपको इन्फॉर्म चॉइसेस अगर आप बनाते हैं तो आपको गुड्स और सर्विसेज लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म। इसको क्या बुलाते हैं हम? एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। कुछ ऐसी जानकारी, सूचनाएं, ज्ञान या स्किल एक्वायर करना ताकि हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सके। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस? हम जागरूक बनते कैसे हैं अपने अधिकारों के बारे में? लुक एट द पोस्टर ऑन द राइट इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक? क्या सोचते हैं? अब इसमें जो पहला पेज था, इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर पिक्चर है। उसमें क्या है? एंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी एनवायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या उपभोक्ता अधिकार है, वो सब इसमें देखने को मिलता है। कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? कंज्यूमर ग्रुप में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है। व्हाट यू कैन डू? प्रिवेंट डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट इनटू रिवर्स। कोई भी गंदगी जो प्रोडक्ट है, वाटर है आपका, उसको रिवर में जाने से रोके। शू एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, एनर्जी एफिशिएंट जो आपकी बिजली को बचाए, ऐसे प्रोडक्ट खरीदें। यूज रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, ऐसे प्रोडक्ट खरीदे ताकि पोल्यूशन ना हो। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, हार्वेस्ट रेन वाटर, यूज अनलेडेड पेट्रोल, यूज बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल। ये सब आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जानकारी मिलती है आपको कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं, उसको ना होने दें। इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फिर एक आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का एक पिक है, उस पर महात्मा गांधी जी की एक कोट लगी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है। कभी भी अगर एक दुकानदार के रेस्पेक्ट में, एक सेलर के रेस्पेक्ट में, एक मैन्युफैक्चरर के रेस्पेक्ट में देखने को मिले कि किस तरीके से एक सेलर को, एक मैन्युफैक्चरर को होना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, अपने उपभोक्ताओं के लिए, वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक दुकानदार अपने कस्टमर्स को क्या कह रहा है। क्या? अ कस्टमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर टू ऑन आवर प्रेमिसेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। He is not an outsider on our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. आपने कई बार अपने घर के आसपास या बड़े बुजुर्गों से कहता सुना होगा, दुकानदारों से कहता सुना होगा कि ग्राहक ही भगवान है। जब ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो भगवान के जैसा ट्रीटमेंट भी उसके साथ होना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी जी अपने इस कोट के थ्रू कहना चाहते हैं। और ये कोट किसका है? किसने अपने उस पर लगाया? जागो ग्राहक जागो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एडवर्टीजमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहां से देख सकते हैं। उनका ये कोड है, उन्होंने ये कोड यूज किया है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। आप देख सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्क्स देखते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन हम देखेंगे। ISI जो है हमारी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है हमारा ISI का। एगमार्क है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जनरली मिलता है। While we buying many commodities on cover you might have seen logo, कुछ आप लोगो देखते होंगे अक्सर। जैसा आपने सोना खरीदा तो आपने ISI मार्क उस पर देखते हैं, उसके कैरेट के बारे में, कितने कैरेट का सोना है, कितनी प्योरिटी है उसकी। जैसे कि ISI मार्क आप देखते हैं, एग मार्क आप देखते हैं, हॉलमार्क जो सोने की
वस्तु हैं सिल्वर की है उन पर देखते हैं, प्लस या फोर्टिफाइड वगैरह, जैसे आजकल प्रोडक्ट आते हैं, राइस आता है, फोर्टिफाइड राइस है तो प्लस एफ उस पर लिखा रहता है। दीज लोगोज एंड सर्टिफिकेशन हेल्प कंज्यूमर गेट एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी। इसको हम क्यों लगाते हैं, क्यों उसको देखना चाहिए, ताकि हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में एश्योर्ड हो सके व्हाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर शाकाहारी हैं, आप मांस मछली का प्रयोग नहीं करते, तो आपने जनरली देखा होगा एक बॉक्स में एक गोल बिंदु बना रहता है, अगर वो ग्रीन कलर का है, फॉर एग्जाम्पल वो ग्रीन कलर का है वो बिंदु, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योर शाकाहारी है। और अगर वो रेड कलर का है तो इससे क्या पता चलता है कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें नॉनवेज आइटम है। तो ये सब क्या है कि ग्राहक को जागरूक करने का तरीका, एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनने का एक तरीका है, उनको बताने का तरीका है कि ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये तो उसके एक समझ लो इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर है वो दर्शाते हैं। आईएसआई अगर कहीं किसी के ऊपर मार्क है, आईएसआई का मार्क है, तो आप मान सकते हैं कि उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल की है। एग मार्क अगर है किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। हॉलमार्क वगैरह है तो वो एक सही क्वालिटी में आप सोना खरीद लें, उसमें कोई मिलावट नहीं है। प्लस एफ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि अगर राइस खरीद रहे हैं तो वो फोर्टिफाइड है, उसमें विटामिन एक्स्ट्रा एडेड है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दीज सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर टू यूज देयर लोगो प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। कब मिलता है, कब ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटर करती है, विजिलेंस करती है कि ये क्वालिटी एश्योर्ड है या नहीं है, कब उनको ये लोगो मिलता है, जब उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड, कुछ सर्टेन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो फॉलो करते हैं, तभी उनको ये मिलता है। दो दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स, अनेकों प्रोडक्ट के लिए वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल प्रोड्यूसर टू फॉलो स्टैंडर्ड, कंपल्सरी नहीं है, बट ये अगर आपके पास ये मार्क्स हैं, इस ऐसे लोगो हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड की जाती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उस क्वालिटी के अंदर है, क्योंकि आप वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। और एक कंज्यूमर के तौर पे भी आप एक इंश्योर हो सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ये मार्क यूज कर रहा है तो उसकी क्वालिटी इस लेवल की है। However, for some product that affect health and safety of the consumers or product of mass consumption like LPG cylinders, food colors and additives, सीमेंट की बात करूं, पैकेज ड्रिंकिंग की वाटर की बात करूं, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर टू गेट सर्टिफाइड। जो भी वस्तुएं सीधी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी से जुड़ी हुई होती है, उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है, उन सभी को मैंडेटरी है क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर। ये देख सकते हैं हम, ये हॉलमार्क का निशान है और ये फोर्टिफाइड का निशान हमारे पास है, ये उसका एक सर्टिफिकेशन है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन फोर्टिफाइड। ये आईएसआई का मार्क आप देख सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है उन पर आईएसआई का मार्क होता है। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, अब किस तरीके से हम उपभोक्ता आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज नेशनल कंज्यूमर्स डे। जो हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो हम कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट, जो भारत की संसद है, उसने क्या इनेक्ट किया था, क्या लागू किया था, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं, वो लागू किया गया था 1986 में। 24 दिसंबर को इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट। कुछ एक कंट्रियों में से इंडिया है जहां पे ग्राहकों की क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति निवारण के लिए अलग से कोर्ट है। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो हमारा उपभोक्ता आंदोलन है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है हमारे, वो बढ़ रहे हैं उपभोक्ता के मामले में, और उनकी एक्टिविटीज बढ़ रही है। इसकी वजह से देयर आर टुडे मोर देन 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा उपभोक्ता समूह हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से रिलेटेड उपभोक्ताओं को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन द कंट्री ऑफ विच ओनली 50 to 60 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड,
और इन 2000 में से 50-60 वेल ऑर्गेनाइज है एंड रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क, और उनको उनके काम के लिए पहचान भी मिली है। हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस बिकमिंग क्यूबरसम, जो हमारा उपभोक्ता क्षतिपूर्ति निवारण का जो एक गतिविधि है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो काफी क्यूबरसम है, काफी पेचीदा है, एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और समय भी लेता है। मैनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स, कभी कभी उपभोक्ताओं को वकील भी करने की जरूरत पड़ती है। दीज केस रिक्वायर, इन केसों को क्या चाहिए, इन जैसे मामलों को क्या किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फाइलिंग के लिए टाइम चाहिए उनको, जो अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, और कोर्ट भी उनको अटेंड करनी पड़ती है। इन मोस्ट परचेजेस, ज्यादातर परचेजेस में कैश मेमो जो है, जो बिल आप लेते हैं, आर नॉट इशूड, इशू किया नहीं जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जनरली आप कुछ भी खरीदें, चाहे पेन से लेके एक एलपीजी सिलेंडर तक, आपको उसकी कैश मेमो लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में चलकर अगर आपके भी राइट्स का हनन हो तो वो सुनिश्चित किया जा सके एविडेंस के तहत। हैज द एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर, इसलिए एविडेंस भी कभी कभी गैदर करने इजी नहीं होते। मोरओवर मोस्ट परचेजेज इन मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल, मार्केट में जो ज्यादातर परचेजेज होती है वो स्मॉल रिटेल सेल होती है, तो हम भी जनरली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं बिल लेना, उसकी कैश मेमो लेना। द कोपरा वाज अमेंडेड इन 2019 में, उसको अमेंड किया गया, संशोधन किया गया कोपरा एक्ट में। क्यों? टू फर्दर स्टैंडर्ड कंज्यूमर्स इन इंडिया, ताकि हम ग्राहकों को और मजबूती दे सके, उनके अधिकारों को और ज्यादा संरक्षण दे सके। और आज के हिसाब से कुछ कुछ अलग अलग ग्राहक भी हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, जिनको अन्य नियमों की भी जरूरत थी। बाइंग थ्रू इंटरनेट इज नाउ इंक्लूडेड, अब आप इंटरनेट से अगर शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं जिसको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब से आप अगर शॉपिंग करते हैं तो वो भी अब कोपरा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इफ देयर इज एनी सर्विस डिफिशियंसी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर कोई सर्विस डिफिशियंसी है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चरर निर्माता है वो भी अब रेस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर भी अब जिम्मेदारी है कि वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस सही तरीके से दे। एंड वुड बी पेनलाइज इवन इम्प्रिजन्ड, और वो पेनलाइज भी किया जा सकता है उसको, और जेल में भी डाला जा सकता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद हेल्प ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडियरी आउटसाइड द कंज्यूमर कोर्ट्स कॉल्ड मीडिएटर, ना केवल कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के बाहर भी आपसी सहमति से जो झगड़े हैं या केस हैं उनको सुलझाया जा सकता है। इज नाउ इनकरेज, उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि पैसा कम खर्च हो, समय कम लगे और इजीली डिस्प्यूट सेटल हो जाए। जनरली आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए जो केसेस हैं वो बाहर ही सेटल होते हुए दिखते हैं। एट ऑल द 3 टायर्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स, तीनों लेवल पे जो भी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, तीनों लेवल पे हम देखते हैं कि मीडिएटर्स की भूमिका जो है वो उसको इंकरेज किया जा रहा है, ताकि टाइम कम लगे, पैसा कम खर्च हो। आफ्टर मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं कोपरा एक्ट को इनेक्ट हुए, कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। फिर भी 30 साल से ज्यादा इस एक्ट को पास हुए हो गए हैं, फिर भी जो ग्राहक को जो जागरूक करने की जो हमारी मुहिम है वो फैल तो रही है, बट धीरे धीरे फैल रही है। बिसाइड दिस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स, ऐसे जो नियम है, जो इन्फोर्समेंट जो नियम कानून, जो हमारे गाइडलाइंस है, उनको जो इन्फोर्स करती है वर्कर्स के लिए, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्रों में वो वीक है, कमजोर है। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स आर ऑफन नॉट फॉलो, और जो मार्केट में जो रूल और रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए वो जनरली फॉलो नहीं किए जाते। नेवरदलेस देयर इज स्कोप फॉर कंज्यूमर टू रियलाइज देयर रोल एंड इंपोर्टेंस, इसीलिए हम समझते हैं कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको भी क्या समझना चाहिए, अपने रोल को और अपनी इंपोर्टेंस को उसको समझना चाहिए। इट इज ऑफन सेड दैट कंज्यूमर मूवमेंट्स कैन बी इफेक्टिव ओनली विद कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो उपभोक्ता आंदोलन है वो तभी प्रभावित हो सकते हैं जब उसमें हमारे उपभोक्ता वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल, और इसमें हमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम उपभोक्ता आंदोलन है उसको आगे लेकर जा सकते हैं। और जो सरकार की मुहिम है जागो ग्राहक जागो, अवेयरनेस जो फैलाने की स्कीम है सरकार की अलग अलग उपभोक्ताओं के बीच में, उसको हम और ज्यादा जागृत कर सके, उपभोक्ताओं को और ज्यादा उसके राइट्स को, उसके अधिकार को सुनिश्चित कर सके थ्रू कोपरा एक्ट। अब हम कोपरा एक्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे।
और इसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आज आप एक पिक देखेंगे, इसके माध्यम से आप जानेंगे कि कॉपरा एक्ट जो 1986 में था उसमें और अब के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितना डिफरेंस है। पहले अगर हम रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर हमारे पास नहीं था, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA बनाई गई। कंज्यूमर कोर्ट की अगर मैं बात करूं, कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर सेलर्स डिफेंडर्स ऑफिस इज लोकेटेड। पहले जो कोर्ट होता था वो फाइल किया कहां पे किया जाता था, केस फाइल वहां पे किया जाता था जहां से आपने सामान खरीदा है, मगर अब केस वहां पे फाइल किया जाता है जहां भी कंज्यूमर को ग्रीवियंस फेस करने पड़ रहे हैं। कंप्लेंट कैन बी फाइल इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंप्लेनेंट रेजाइड और वर्क्स। जहां भी उपभोक्ता रहता है या काम करता है अब वहां पे भी केस फाइल किया जा सकता है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट अगर खराब है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, नो प्रोविजन। पहले कोई प्रोविजन ऐसा नहीं था। कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करूं तो पहले सिविल कोर्ट तो जा सकता था, कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता था। अब कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब कोई भी उपभोक्ता अगर किसी सर्विस या गुड से नाखुश है या उसे कोई हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो कंपनसेशन का हकदार है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की अगर बात करूं, मॉनेटरी कहां तक का किस लेवल पे जा सकते थे, तो पहले 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अब 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। पहले स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख से 1 करोड़ तक था, बट अब स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है। नेशनल लेवल में 1 करोड़ से ऊपर का केस कोई भी नेशनल लेवल में, अब 10 करोड़ से ऊपर का केस सीधे नेशनल लेवल पे। ई कॉमर्स की मैं अगर बात करूं तो पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से जो सामान खरीदते हैं उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट अब जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुई, ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। मीडिएशन कोर्स जैसे मीडिएटरी की अगर मैं बात करूं, सीधा डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट्स होते हैं उसके बारे में पहले कोई प्रोविजन नहीं था, बट अब क्या होता है, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। आपसी सहमति से भी अब मीडिएशन के थ्रू केस को सेटल कर सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा और आज हमने कंप्लीट किया हमारा 10th क्लास का लास्ट चैप्टर, जो कि क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, जो हमारे कंज्यूमर राइट्स है, उपभोक्ता अधिकार के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कि किस तरीके से उपभोक्ताओं का बाजार में उनके राइट्स का हनन होता है, किस तरीके से वो राइट्स सुनिश्चित किए जा सकते हैं, उपभोक्ता आंदोलन किस तरीके से चले, किस तरीके से हमने उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से वो मूवमेंट बढ़ रहा है, हालांकि स्लोली बढ़ रहा है बट स्टिल वो बढ़ तो रहा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो भी उसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। जागो ग्राहक जागो उसका एक मोटो है, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए। जो कोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, जो कि हमारा दिसंबर में लागू हुआ था, जिसके ऊपर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे भी मनाते हैं 24 दिसंबर को। उसके साथ साथ वो 2019 में आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की समस्याओं को देखते हुए उसको हमने लागू किया और फिर 2019 में अमेंड किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो रूल्स की मैं बात करूं तो 2021 में ई कॉमर्स को भी ऐड किया गया है। जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो भी उसमें ऐड है। अगर हम राइट्स की बात करें कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो राइट टू बी इन्फॉर्म हो, चाहे वो राइट टू चॉइस हो, राइट टू सीक रिड्रेसल हो, राइट टू रिप्रेजेंट हो, इन सब राइट्स के बारे में इसी एक्ट में दिया गया है। अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो आप एक जागरूक ग्राहक होने के नाते उसको देख सकते हैं, जैसे कि ISI, एगमार्क वगैरह, हॉलमार्क वगैरह। और आगे चल के हमने देखा आखिरी में कि किस तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट को सरकार के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो अलग अलग हमारे ग्राहक उपभोक्ता समूह हैं जो 2000 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, वो किस तरीके से इस उपभोक्ता आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम सब, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई एस्पिरेंट हो, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग हो, नॉर्मल सिटीजन हो भारत का, पेरेंट्स हो आपके, हर एक व्यक्ति एक ग्राहक है, एक उपभोक्ता है। आप किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी टाइम पे कुछ ना कुछ चीज उपभोग कर ही रहे हैं। कोई चीज, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है, डॉक्टर की फैसिलिटी हो सकती है, मेडिकल की, एजुकेशन की फैसिलिटी, तो आप एक उपभोक्ता हैं ही। तो उस उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या अधिकार है वो सब हमने जाना।
उन अधिकारों का वॉयलेशन किस प्रकार होता है वो हमने जाना, उस वॉयलेशन के बाद में हमें क्या करना चाहिए रिड्रेसल के लिए वो हमने जाना। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, वो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स हम विदिन 24 आवर्स उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी